जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 8 जो है प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे तरीके से हल कराया है। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर आपसे पूछा हुआ है, क्या जो है ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, या फिर ये वाला नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ये वाला जो है संयुक्त स्वर आपका नहीं है, दीर्घ स्वर है। हालांकि दीर्घ स्वर तो सभी हैं, पर दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर कौन कौन से आते हैं? 3 ये स्वर आते हैं, ठीक है ना। 3 जो है ये स्वर आते हैं, और बल्कि ये जो होता है आपका दीर्घ स्वर होता है। ऐसे तो स्वर जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर, और एक क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो दीर्घ में कौन कौन सा आता है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। दीर्घ में आपका बड़ी, ठीक है, बड़ा ऊ, ठीक है ना। उसके बाद से ए आई ओ और उसके बाद से औ भी आता है, ठीक है ना। तो संयुक्त स्वर में आपके ये 3 होते हैं, संयुक्त स्वर में ये 3 होते हैं। बाकी बच गए 4, तो 4 जो होते हैं आपके दीर्घ स्वर में होते हैं। और उसके बाद से इन सभी को छोड़ दो तो बचा आपका अ, छोटी, ठीक है, छोटा ऊ, और उसके बाद से री। ये जो होते हैं आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक मात्रिक स्वर इनको बोलते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। उसके बाद से मैं और बात करूं तो इसमें जो है स्वरों की संख्या पूछी जाती है, कितनी होती है? 11 होती है, अ से लेके औ तक, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला ये रहा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो रामू, रामू के बाद से क्या रहना चाहिए? कॉमा। जो बड़ा खिलाड़ी है, इसका मतलब यहीं पे पता चल गया अल्प विराम होना चाहिए। अल्प विराम का मतलब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्ध विराम आप जानते हैं कौन सा होता है? ऊपर एक और एक डॉट करके नीचे होता है। विवरण चिन्ह क्या होता है? जिसको ये वाला बोलते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह क्या होता है सर? जैसे कि डॉक्टर लिखना होता है तो ये आपका लाघव चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो चिन्ह को भी साथ साथ में ध्यान रखना है, पूछा जाता है आपसे काफी ज्यादा। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत आपके देश का नाम है भाई साहब। और जब भी किसी का नाम आता है तो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। 4 तो यहाँ पे दिख रही है, एक नहीं दिख रही है, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला देखिए। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम कौन सा प्रकार का है? तो हम देखिए जब संज्ञा के पहले आता है, तो संज्ञा के पहले जब आता है तो वो होता है क्या? सर्वनाम होता है मेरे भाई साहब। लेकिन इस सर्वनाम में पूछा है कि बताइए जो है हम सर्वनाम कौन सा प्रकार है? सर्वनाम का ही प्रकार है। सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से एक प्रकार है क्या? निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, या पुरुषवाचक है। तो देखिए हम जो है ताजमहल देखने जाएंगे तो यहाँ पे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का ही ये क्या होता है? भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, और एक क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। ये 3 होते हैं ना। और एक इसमें आता है मैं और हम, जो है उत्तम पुरुष में आता है। यानी कि उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम आपका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, कौन सा होगा? कंठ का विशेषण क्या होगा? तो कंठ्य होता है। अरे कंठ का क्या होता है मेरे भाई? कंठ्य होता है। कंठ्य बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट हो जाएगा। बहुत सही है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अगला देखिए। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को कौन सी धातुएं कहलाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक नया प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पे जिसका नाम है साधित कर्म, साधित सकर्मक धातु। यानी कि इसको साधित सकर्मक धातु कहा जाता है जब अकर्मक धातुओं के साथ जब प्रत्यय को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसको लिख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आएगा तो बहुत लोगों को पता नहीं है। वो लोग समझते हैं कि हम सब जानते हैं। अगला है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई। कौन सा गाय घास चर कर क्या हो गई? चली गई, यानी कि भविष्य काल का है। किसका है? चली गई ना भाई साहब, चली गई भूतकाल का है ना, ठीक है। गाय घास चर कर क्या हो गई? चली गई है। इसका मतलब गाय घास जाकर चरने वाली है, तो उसका बात अलग होता है, ठीक है ना, भविष्य काल होता है। लेकिन भूतकाल चर कर चल गई है भाई साहब, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य, दादी से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला। क्या नहीं खोला? दरवाजा मिल रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या उठाया? सामान उठाया, ये भी नहीं हो सकता है। क्या खाया? खाना खाया, ये भी नहीं हो सकता है। ये सब कर्मवाच्य हैं। दादी से चला नहीं, क्या नहीं जाता? किसको नहीं जाता? कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट होगा, ठीक है। तो क्या और किसको से प्रश्न करना है? अगर उत्तर मिलता है तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर
कौन सा होता है, कर्मक क्रिया ही होती है, ठीक है ना। हाँ चलिए, अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। चलिए अगला देखिए, दिए गए वाक्य में गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का, अब देखिए का होगा यहाँ पे, अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। देखिए छुट्टियों में सभी बच्चों ने होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ने होना चाहिए, यानी कि ने रहेगा तभी सही होगा, बाकी और कोई सटीक इस पे बैठ नहीं सकता है, ठीक है। तो ने इसका राइट होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम, आक है, अंक है, आत है, अंजलि है। तो देखिए ये आत जो है आपका, सॉरी अंक बोल रहे हैं, आत बोल रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक भाई साहब, मिस्टेक, ठीक है, आत नहीं होगा। तो होगा क्या इसमें, तो सर इसमें अंक होगा। अंक का मतलब होता है गोद। क्या होता है भाई साहब, अंक का मतलब गोद होता है, ध्यान रखना। अंक का मतलब क्या होता है, गोद होता है। गोद होता है क्या, नहीं गोद नहीं होता, सॉरी गोद भी नहीं होता। अंक का मतलब होता है आंख, ठीक है। अंक का आंख जो होता है इसका तद्भव तत्सम होता है। क्या होता है, आंख जो है इसका तत्सम होता है, ठीक है। अंक का, मेरी अंजनी के लाल तूने किया क्या कमाल। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, आंख है, आत है, अंजलि है। तो आंख, आत और अंजलि जो है ये आपके जो है क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। जो तत्सम है वो है आपका अंक, और अंक का ही जो तत्सम होता है वो तद्भव जो होता है वो आंख होता है। क्या होता है मेरे भाई, आंख होता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी, यानी कि सी जो है अंक इसका तत्सम शब्द है। अंक क्या है, इसका तत्सम शब्द है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सीधा आ रहा है इसमें बा तजुर्बा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग है मेरे भाई, बा उपसर्ग है, ठीक है। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अनुधन करणीय, अनुकरण धन ई लगा है। तो ई हमें बोले तो कौन सी मात्रा है, छोटी बड़ी ई का मात्रा है ना, बड़ी ई का मात्रा है, तो ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ई प्रत्यय है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। वही बात करें हम लोग विरक्ति, तो विरक्ति का अनुरक्ति होता है। अंत का प्रारंभ होता है, ठीक है। अधोगीत का, अधोगीत का क्या होता है उल्टा, तो सर अधोगीत का जो उल्टा होता है ना वो होता है ऊर्ध्वगति, ठीक है। अधोगति का क्या होता है, ऊर्ध्वगति होता है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी का विलोम शब्द। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है, उदय, उदय माने उगना, अस्त माने क्या होता है, डूबना, सीधा हो जाएगा। तो डूबना मत लगा दीजिएगा, क्योंकि तत्सम शब्द का तत्सम ही होता है और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंधकार तिमिर भी होता है, बिल्कुल दिया है तिमिर। उसके बाद से नीले, नीले देखेंगे तो नीले घर का होता है मेरे भाई, किसका होता है, नीले घर का होता है, ठीक है। गृह बोलते हैं इसको, नीले को, तो इसको ध्यान रखिएगा। तमिश्र है, ध्वांत है, किसका पर्यायवाची, तो सर अंधकार का पर्यायवाची, और ये नीले अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कोकिला मतलब क्या होता है, कोकिला मतलब कोयल होता है भाई साहब। कोकिला किसका होता है, कोयल का होता है। तने, तने किसको कहा जाता है, तने का मतलब क्या होता है बताइए, तने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तने का मतलब पुत्र होता है, तने का मतलब पुत्री होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन, सनातन। तो देखिए इसमें जो है वो आपका अधुनातन का मतलब होता है कि आज तक जो समय चल रहा है आपका, जो समय क्या है चल रहा है, यानी आज तक का घटित काल क्या कहलाता है, अधुनातन कहलाता है। बाकी सभी जो है काफ़ी लंबे समय से काल को जो है व्यक्त करते हैं, इसलिए अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। अम्बु, अम्ब। देखिए अम्बु का मतलब होता है क्या, अम्बु का मतलब क्या होता है, जल होता है।
अम्बु का मतलब क्या होता है, जल होता है, और अम्ब का मतलब क्या होता है, माता। या यानी कि 21 का जो होगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला, जो दिखाई न दे, इस समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो दिखाई नहीं देता है वो क्या होता है, अदृश्य होता है। अब ये कोई ना कह दे कि भाई नेत्रहीन होगा, नहीं। नेत्रहीन का मतलब जिसका नेत्र ही ना हो, अमर जो कभी मरे ही नहीं, निष्प्राण जिसके प्राण कभी निकले ही ना। समझ रहा ना, जिसके प्राण न निकले वो क्या होता है, निष्प्राण होता है, उसी को बोला जाता है मेरे भाई। निष्प्राण किसको बोला जाता है, अरे निष्प्राण जिसमें प्राण ना हो, जिसमें प्राण न हो, जिसमें नेत्र न हो, नेत्रहीन होता है, जिसका नेत्र न हो। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द है, व्याकरण जानने वाला वीर प्रसु होता है। प्रयुक्त सार्थक हैं ये पूछा है, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति होता है, जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ होता है, जो बिना वेतन का काम करता है अवैतनिक होता है। इसमें कौन सा इसका राइट होगा, तो भाई साहब ये सही है कि जो बिना वेतन का काम करता है उसे अवैतनिक बोलते हैं, अवैतनिक कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण को जानने वाला क्या होता है मेरे भाई, तो व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण होता है। क्या होता है, वैयाकरण होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण को जानने वाला क्या होता है, वैयाकरण होता है। और क्षण में नष्ट होने वाला क्या होता है, उसे क्षण भंगुर कहा जाता है, क्षतिपूर्ति नहीं, क्षण भंगुर कहा जाता है। जिसमें सबकी सम्मति है भाई साहब, सर्वसम्मति होता है, जिसमें सबकी सम्मति होती है वो सर्वसम्मति होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर हम लोग गलतियाँ करते रहते हैं इसमें। स्वर संधि में किसका मेल होता है, अरे स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वरों का भी होता है, विसर्ग संधि में व्यंजन और स्वरों का दोनों में होता है। ठीक है, भरपेट में कौन सा समास है, तो भैया बहुत प्रचलित शब्द है भरपेट, और इसमें होता है हमेशा अव्ययीभाव समास। क्या होता है, अव्ययीभाव समास, क्योंकि पहला पद क्या होता है इसका, अव्यय होता है। ठीक है ना, अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब जैसे कि दशानन, 10 आनन है जिसका अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास का होता है द्विगु समास, तो द्विगु समास सर वो होता है जिसमें जैसे कि ये संख्या को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, संख्या को, चौराहा, तिराहा, समझ रहे हैं ना, तो संख्या को बताता है वो द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास आप जानते हैं, तत्पुरुष समास पता है ना, नहीं पता है, नहीं पता है तो ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको इसमें देखना है। ठीक है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, गोपिया कृष्ण की रोह में की राह में, मेरे भाई गोपियों कृष्ण की राह में, अरे गोपियों नहीं होगा, गोपिया कृष्ण की राह में आंखें बिछाकर बैठी हैं, आंखें बिछाए बैठी थी, यानी कि आंखें बिठाकर नहीं, आंख बिठाकर कोई थोड़े बैठा है, अरे आंखें बिछाए बैठी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आचार्य ने रसों की संख्या कितनी मानी है, सभी को पता है आचार्य ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। किसे नहीं माना है तो ध्यान रखिएगा, शांत रस को जो है आचार्य भरत ने नहीं माना है, 8 ही इसके हैं। कितने हैं मेरे भाई, 8 ही इसके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है कि जो मात्रिक सम छंद है इसमें प्रत्येक 16 मात्रा होती है, चौपाई का आता है। दोहा का उल्टा क्या होता है, दोहा का उल्टा सर सोठा होता है। अरे दोहा का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, सोठा होता है। ठीक है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 और 11 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 मात्राएं होती हैं। कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलंकत है। इस वाक्य में भक्ति में कौन सा अलंकार है, क की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, एक यमक का थोड़ा सा आपको बता देते हैं एग्जाम्पल। यमक अलंकार जिसमें एक ही शब्द बार बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो यमक अलंकार का उदाहरण बताइए, जैसे कनक कनकति सगुनी, मादकता अधिका, या खा बवरा जगुआ पाए बवरा है, बहुत प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, ये आपसे पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भरत मुनि ने 10 काव्य माना है, कितना माना है, 10 काव्य माना है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने 10 काव्य माना है, वामन ने 20 माना है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भामह ने 21 माना है, विश्वनाथ ने 70 माना है। ठीक है, विश्वनाथ ने 70 माना है। अगला, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, तो लोकधन उक्ति, लोकधन उक्ति यानी लोक की उक्ति है, ऑप्शन नंबर 1 का राइट हो जाएगा। अगला है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं,
तो चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ क्या हुआ? तो सर इसका अर्थ हुआ सीमित साधनों में बड़े काम नहीं होते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक। हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड का बीजोपन काल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य के कालखंड को बीजोपन काल का नाम जो दिया था वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, इन्होंने ये नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, ध्यान रखिएगा। मिश्र बंधु ने क्या कहा था? सर मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा था। क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था, ठीक है ना। तो मुझे आशा है ये 33 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे भाई, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।